ट्रेडिंग करते हुए 4 से 5 साल आज हमको हो गया है। एंड इन पूरे जर्नी में जो 4 से 5 साल का जर्नी है, इस जर्नी में हमको क्या क्या चीज़ें मिस्टेक्स की हैं और क्या क्या चीज़ें हमको सीखने को मिला है, वो सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले एक छोटा सा चीज़ आपको बताते हैं। तो ये 2021 का वीडियो है एंड इस वीडियो में हम ये बहुत पुराना वीडियो है, 2021 का वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम 2021 में कितना प्रॉफिट बनाए हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। 26,000, 4,000 चार्जेस, टोटल प्रॉफिट 70,000, ठीक है। और तो 70,000 प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 2021 में। लास्ट में हम लोग आते हैं तुरंत। एंड लास्ट में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ईयर में हम लोग 2021 का बात कर रहे हैं। 2021 में ऑलमोस्ट 86,000 के आसपास शायद यहाँ पे हमको दिख रहा है कि शायद 86,000 के आसपास बना है, विच इज़ 38% ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इस 2021 में जब मेजरली 2019 और 20 में म्यूचुअल फंड्स थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट करते थे, 21 में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे। तो 21 का पीएनएल इस वीडियो में बताएं, जिसमें 6,000 का इसमें प्रॉफिट हमको दिख रहा है। मंथली अगर हम देखें तो 7,000 के आसपास जो है वो इसमें जो है वो हमको बन रहा है। ठीक है, अब ये जो है वो बहुत पुराना वीडियो हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल पुराना वीडियो है। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अब इस साल का अगर हम बात करें तो अभी सितंबर का 1.44 के आसपास है। अगस्त में ऐसे ही 1.27 के आसपास था। जुलाई में थोड़ा सा अगर हम देखें तो जुलाई थोड़ा सा डिसेंट था, जुलाई में टू के आसपास था। एंड ये सेकंड अकाउंट है, सेकंड अकाउंट में जुलाई में 2 लाख के आसपास, एंड अगस्त में 47, फिर अभी सितंबर में 92। तो जो कहने का मतलब है वो है कि 2 से 3 के आसपास जो है वो इसमें रिटर्न जो है वो दिख रहा है मंथली, जो कि 8,000 7,000 था 4 साल पहले। ठीक है, तो अब कितना रिटर्न है, ज़्यादा है कम है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर ये करता है कि इस जर्नी में जो जो चीज़ें हम सीखे हैं एंड जो जो मिस्टेक्स हम किए हैं, अगर ये चीज़ हम आपको शेयर करें तो हो सकता है कि जो चीज़ हमको करने में 4 से 5 साल लगा, हो सकता है कि आप अगर ये मेरे गलतियों से जल्दी सीख जाते हैं तो हो सकता है कि आप जल्दी इसको कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एंड ये कोई शो ऑफ एंड ऑल जैसा नहीं है, क्योंकि उतना अमाउंट ही नहीं है, शो करने लायक अमाउंट ही नहीं है। ठीक है तो इसी रीज़न से बस ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि हाँ, हम अगर वीडियो बना रहे हैं मिस्टेक्स के बारे में, तो बस ये दिखा रहे हैं कि हाँ एलिजिबल हैं हम कि इस पे वीडियो बना सकें। ठीक है, बस इसीलिए हम इसको शो कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी मेरा अदर मोटिव नहीं है। तो ये वीडियो बहुत पुराना है, पुराने वीडियोस देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि वीडियोस से एक तरीके से जर्नल हमारा बनता है। जैसे पहले पर बहुत सारे वीडियोस हम बनाए 2021 में, 22 में, तो वो सारे देखते हैं तो अब पता चलता है कि हाँ क्या क्या मिस्टेक्स एंड ऑल जो है वो उस समय रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली अब मिस्टेक्स पे आते हैं। अब हम टोटल मिस्टेक्स को यहाँ पे हम लिस्ट कर दिए हैं, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक कहानी के तौर पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। मतलब जो जो चीज़ें मेरे साथ हुआ है वो सारी चीज़ें आपको शेयर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला चीज़ है कि ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर स्ट्रैटेजी, jumping to trades without predefined rules for entries, exits, sizing leads to inconsistent result and gambling like behavior। तो बेसिकली क्या है कि आपको पता होगा हम लोग ETF ट्रेड करते हैं अभी के टाइम पे। एंड ETF के ट्रेड करने के लिए हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं, राइट। वो इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है, बड़े टाइम फ्रेम है इसीलिए इंडिकेटर काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स काम नहीं करते। तो हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करके एक सिस्टम डेवलप किए हैं। अब सिस्टम डेवलप करने से क्या है कि हमारा कंसिस्टेंसी बहुत इंक्रीज हो गया। कैसे? मान लीजिए कि निफ्टी अभी फॉल कर रहा है, बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है, एग्जांपल लेते हैं। बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है एंड हम लोगों को अचानक से आइडिया आएगा, सोचेंगे कि इतना तेज़ निफ्टी फॉल कर रहा है, लगता है कि निफ्टी जो है वो अब ऊपर नहीं आएगा उतना जल्दी। ठीक है, ये डेफिनेटली हमको लगता है। अब इसी रीसेंट एग्जांपल ही आपको ले लें, ठीक है, या पहले का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे अप्रैल में क्या हुआ था कि अचानक से निफ्टी फॉल किया था एंड अचानक से कैंडल जो है वो ऊपर आने लगा था। अब यहाँ का थोड़ा सा माइंडसेट आपको बताते हैं क्या था, मैक्सिमम लोगों का, मेरा भी था, कि यहाँ पे बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं। अब गैप्स क्या होता है? फिल होता है। ठीक है, गैप्स फिल होता है, मार्केट फिल करेगा देन ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में होता है। बट मार्केट क्या किया, मार्केट अचानक से गैप बनाते बनाते और ऊपर चला गया एंड हम लोग जो है वो देखते रह गए। ठीक है, अब इसमें हम अगर कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं,
तो हम लोग बाई जो है वो कर ही नहीं पाएंगे। ना हम लोग बाई यहाँ कर पाएंगे, ना हम लोग यहाँ कर पाएंगे, ना हम लोग यहाँ कर पाएंगे, यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? यहाँ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मार्केट गिर रहा है। यहाँ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट में हम लोग बाई करेंगे। यहाँ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इतना छूट गया। और यहाँ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इतना छूट गया। तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग बाई नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास सिस्टम नहीं है तो। एंड इसीलिए एक ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही चीज़ जो है वो हम मिस्टेक किए थे स्टार्टिंग के कुछ सालों में, एंड फिर ये चीज़ का एहसास होने के बाद इसको हम सॉल्व किए। अब सेकंड मिस्टेक हमारा है कि फोमो जो है वो डेफिनेटली सबको होता है। फोमो किस तरीके का फोमो? फोमो होता है हमारा, अगर हम जल्दी एग्जिट कर दें तो मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, अगर हम एग्जिट नहीं करते हैं तो मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो फोमो जो है ना कहीं सिस्टम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि एंट्री करो तो एंट्री करो, अगर बोल रहा है कि एग्जिट करो तो एग्जिट करो। तो फोमो ज़्यादा तब होता है जब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट सिस्टम है तो फोमो कहीं ना कहीं हम लोगों को छूट जाता है। तो फोमो का सोल्यूशन क्या है? सिस्टम रखो। ठीक है, तो सेकंड का सोल्यूशन फर्स्ट है, बट फिर भी थोड़ा बहुत फोमो होता है। अब थोड़ा बहुत फोमो को सॉल्व करने के लिए पर्सनली हम क्या किए, एक माइंडसेट डेवलप किए। ठीक है, अब इनमें जितने भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाए ना, जितने मिस्टेक्स दिखाएं, इनका सोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादातर का सोल्यूशन माइंडसेट ही है और सिस्टम है और रिस्क मैनेजमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या माइंडसेट बनाना है? ठीक है, फोमो को सॉल्व करने के लिए माइंडसेट ये बनाना है कि आप कुछ भी कर लें मार्केट में, आपको अफसोस होगा ही। ठीक है, एक कोट भी है कि मार्केट में आप कुछ भी कर लें, मार्केट एक ऐसा जगह है जहां आपको रिग्रेट्स होगा ही होगा। ठीक है, एंड रिग्रेट्स ही एक तरीके से फोमो है। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि हम अगर जल्दी बाई कर लें तो भी हमको रिग्रेट होगा, जल्दी सेल कर दें तो भी होगा, ऊपर हम लोग सेल कर दें तो भी होगा, नहीं सेल करें तो भी होगा। तो अगर हम सारे चीज़ें करने पर रिग्रेट हो रहा है तो उससे अच्छा है रिग्रेट ही मत करो, एंड रिग्रेट ही मत करो तो फोमो नहीं होगा। तो बस इस माइंडसेट को डेवलप करने के बाद फोमो कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, अभी भी रहता है, बट ठीक है, अब उतना नहीं रहता कि हम जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को बेच दिए और भाग रहा है, फोमो हो रहा है, बट इतना नहीं है कि हम वापस से उसको एंट्री कर ले। अगर हमको उतना कंट्रोल हो चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोमो नहीं होता, क्योंकि मेन है कि आप फोमो में कुछ गलत ना करें। ठीक है, अगर सिर्फ दिमाग में आपका कुछ फोमो चल रहा है वो अगले दिन सॉल्व हो जाता है। एंड एक और चीज़, एक और टेक्निक आपको बताते हैं। कोई भी फोमो या कोई भी चीज़ होता है ना, वो जिस दिन हो रहा है ना सिर्फ उसी दिन आपको बुझाता है। बुझाने का क्या मतलब है कि उसी दिन आपको समझ आता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप सेल कर दिए, वो और भाग रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ सोचिए ना, ये इस स्टॉक के बारे में हम जो फोमो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो आज भर ही सोचेंगे, कल से इसको भूल जाएंगे हम। ठीक है, एंड ये चीज़ आप अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेच दिए, वो भाग रहा है, तो बस दिमाग में डालिए कि अब सिर्फ ये चीज़ हमको आज ही दिक्कत दे रहा है, कल से ये दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि कल से हम दूसरी चीज़ें करने लगेंगे, दूसरे रेट्स करने लगेंगे, ये भूल जाएंगे हम। ठीक है, एंड ये बहुत हेल्प करता है। कोई भी चीज़ मेरे साथ होता है, वो हो सकता है मेरे ही साथ सिर्फ हो रहा हो, वो आज अगर कुछ हो रहा है ना, बस आज में अगर आज लॉस हुआ, अगर आज फोमो हुआ, ठीक है, तो वो आज ही बस रहता है, उसके बाद हम कल से सब भूल जाते हैं। ठीक है, एंड फोमो खासकर, फोमो एक दिन दो दिन से ज़्यादा नहीं रहता। तो इसीलिए ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो फोमो को दिमाग पे जो है वो नहीं हावी होने देंगे। राइट, तीसरा है हमारा यूजिंग टू मच व्यू फॉर ट्रेडिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। कैसे? ये भी फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया। अब व्यू का क्या मतलब है कि निफ्टी हमको लगता है कि यहाँ जाएगा, हम एनालिसिस देखे हैं यूट्यूब पे कि यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, उस चीज़ों में आपका पैसा नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट जो है वो पता ही नहीं है। एंड अगर आप एंट्री एग्जिट कर भी लेते हैं, एंट्री आप कर भी लेते हैं तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, उन्होंने बोला है कि मार्केट इधर जाएगा,
तो इसको व्यू बोलते हैं, व्यू बेस्ड ट्रेडिंग। व्यू बेस्ड ट्रेडिंग सबसे लीथल है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। अगर अपना व्यू बेस्ड ट्रेडिंग आप बंद कर देते हैं तो आप आज से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए व्यू पे काम करना बंद कर दीजिए। ये चीज़ का जब भी एहसास हुआ हमको, व्यू करना ही बंद कर दिए। देखिए, मार्केट में एनालिसिस करना बहुत अच्छा बात है, एनालिसिस हम करते हैं, व्यू थोड़ा बहुत बन जाता है कि मार्केट इधर जाएगा, बट एग्जीक्यूशन हमारा व्यू पे हो ही नहीं सकता। एग्जीक्यूशन हमको करना है, कुछ बाई करना है, कुछ सेल करना है, तो हम क्या लगता है हमको उसके बेसिस पे कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो सिस्टम बोल रहा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है या सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है सबके लिए, सबके लिए हम बता रहे हैं आपको। 99% लोग इसी में फंसे हुए हैं, व्यू व्यू व्यू। ठीक है, क्या लगता है मार्केट, एनालिसिस देखना, ये देखना, वो देखना। एक सिस्टम बनाओ और सिस्टम को फॉलो करो, उसी से प्रॉफिटेबल हो पाओगे। व्यू के बेसिस पे नहीं हो पाओगे, पैसा नहीं बन पाएगा। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग तो आपको पता ही है, ओवर ट्रेडिंग सब लोग करते हैं। इसका भी सोल्यूशन कहीं ना कहीं सिस्टम से ही डिपेंड है। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका जब सिस्टम में एंट्री आएगा तभी आप ओवर ट्रेडिंग, तभी आप एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड ओवर ट्रेडिंग का एक मैकेनिकल सॉल्यूशन कुछ नहीं है। अगर हम बात करें तो एक माइंडसेट उसमें भी बनाना पड़ता है। अगर हमारे पास कंट्रोल नहीं है, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग हो सकता है हमसे सॉल्व ना हो पाए। बट ओवर ट्रेडिंग सॉल्व करने के लिए एक माइंडसेट डेफिनेटली हम लोग बना सकते हैं, वो ये है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या एक्सपेरिमेंट कीजिए? ओवर ट्रेडिंग करने, सॉल्व करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट किए थे आपको बताते हैं। 1 महीने हम ट्रेड किए थे बेस्ड ऑन व्यू या ओवर ट्रेडिंग, मतलब जो हमको लगता है वो करेंगे। एंड सेम मंथ में हम लाइव ट्रेड कर रहे थे, हम ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं उस मेथड से। ठीक है, कि जो जब लगा जो कर दिए। एंड एक फॉरवर्ड टेस्टिंग हम किए अपना जो सिस्टम है उस पर। ठीक है, अब 1 मंथ के बाद ना हमको ये समझ आया, अब उस पीरियड में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। बट एंड ऑफ द मंथ में जो सिस्टम था वो बहुत बड़े मार्जिन से ओवर ट्रेडिंग का जो सिस्टम है या ओवर ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसको बीट कर दिया प्रॉफिट के मामले में। तो जब ये एहसास हुआ हमको कि लॉन्ग टर्म में हम अगर प्रॉफिटेबल सिस्टम से हो पाएंगे, एंड ओवर ट्रेडिंग से, या ओवर ट्रेडिंग हम जिस रीज़न से भी करते हैं वो चीज़ जो है वो काम नहीं करेगा बड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए वो काम नहीं करेगा, प्रॉफिट हमको नहीं देगा, तो उस चीज़ को करने का लॉजिक क्या है। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए आप भी। मेरे एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है आप ना समझ पाएँ। 1 महीने का एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, जो जिस तरीके से ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो कीजिए, एंड एक सिस्टम बेसिस पे कीजिए। दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। एंड अगर आपको पता चल गया कि लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, तो वो फिर करेंगे क्यों। ठीक है, तो ये माइंडसेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। राइट। अब हमारा 5वां चीज़ है फॉलोइंग द हर्ड एंड लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो कुछ लोगों में प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम लोग मार्केट में आते हैं तो कोई भी हम लोग मेथड पकड़ते हैं, कुछ भी हमको लगता है बाई सेल करने लगते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, पहले आप एजुकेशन लीजिए, चाहे आप यूट्यूब से लीजिए, चाहे आप कोर्स बाई कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे कोर्स भी बाई कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो लास्ट में आपको बता देंगे। बट अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, अच्छा खासा आप डेडिकेशन है, तो 1 से 2 साल में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हर चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, एंड कोर्स में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बट ठीक है। जो लोग स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब से ही सीखे, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपना टाइम को बचा लेते हैं, जिससे वो और पैसा बना पाएँ। ठीक है, तो कोर्स बेसिकली इसीलिए होता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो डेफिनेटली है। एजुकेशन लीजिए तभी ट्रेड कीजिए। एंड फॉलोइंग द हर्ड का कहने का मतलब है ना कि जो लोग यूट्यूब पे या ट्विटर पे या टेलीग्राम पे कुछ सजेस्ट करते हैं उनको ट्रेड करना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो, अगर हम बात करें तो एक कोड जो है वो आपको हम शो करेंगे। ठीक है, एक वेरीफाइड पीएनएल के, मेरा जो वेरीफाइड पीएनएल का जो वो है पेज है, उस पेज में एक कोट जो है वो हमेशा हम लिख के रखते हैं। एंड उस कोट को आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। तो इस कोट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टॉप टेकिंग फिश फ्रॉम अदर्स, मास्टर द आर्ट ऑफ फिशिंग एंड ओन द विजडम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई
फिश जो है वो तुरंत तुरंत खरीद के दे रहा है एंड हर महीने आपको दे रहा है, आपको बहुत खुशी होगा। बट एक तरीके से आप ये सोचिए कि अगर वो अगले दिन से या अगले महीने से नहीं देना बंद कर दे तो, ठीक है, देना अगर बंद कर देगा तो आप जो है वो भूखे रहेंगे उस पूरे मंथ में, ठीक है, क्योंकि आपको फिशिंग करना आता ही नहीं है। बट अगर आप फिशिंग करना ही सीख गए तो, फिशिंग करना सीख गए तो अब आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना फिश जो है वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। अपने लिए पकड़ सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए खुद से कि क्या अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म में लोगों से फ़िश लेते रहें वो अच्छा रहेगा, या सीख जाएं कि कैसे फ़िशिंग करना है। तो इस कोट से ही आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि हमको दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है एंड हर्ड मेंटालिटी नहीं रखना है, ठीक है। हर्ड मेंटालिटी का ये मतलब है कि दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक है। अब छठा है हमारा नॉट सेटिंग स्टॉप लॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज डिफाइन एन एग्जिट पॉइंट बिलो विच यू वांट होल्ड, ग्रीड और लेजीनेस लीड्स टू मैसिव लॉसेस। तो ये सबके साथ होता है। 2021 में बहुत सारे हम स्विंग ट्रेड स्टॉक्स में करते थे जिनमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, एंड बुल मार्केट जब तक चल रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट जब भी बुल मार्केट ख़त्म हुआ तो लगभग सारे स्टॉक्स जो हैं वो फंस गए थे मेरे। एंड जो स्टॉक्स फंसे थे, अगर हम मान लीजिए कि हम अमाउंट की बात करें तो उस समय हम 7 लाख से ट्रेड करते थे। 7 लाख ऑलमोस्ट 30% जो है वो डाउन हो गया था, धीरे धीरे रिकवर हो गया। रीज़न है कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स लिए थे, बट अगर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स नहीं लेते तो क्या होता, वो पैसा जो है वो रिकवर नहीं होता। तो इसीलिए स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लॉस हुआ वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैटर करता है ना, कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं कोई चीज़ को और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लेते हैं एंड प्राइस जो है वो धीरे धीरे यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ से घूमता है और जब यहाँ आता है ना तब आपका वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, ठीक है। बट इसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट कर सकते थे अगर आप स्टॉप लॉस पे बुक करते तो, ठीक है। ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक होता तो हमारा कैश में हम लोग रहते हैं, अगर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग कैश में रहते, वापस से हमारा एंट्री यहाँ पे होता और यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे जो आप स्टॉप लॉस दिए हैं, क्या आपको लगता है कि इस प्रॉफिट से बड़ा स्टॉप लॉस दिए होंगे? डेफिनेटली नॉट। आपका हमेशा इस प्रॉफिट से स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा। तो आप इस पीरियड में जब आप कॉस्ट टू कॉस्ट आएँ विदाउट स्टॉप लॉस बुक किए, आप स्टॉप लॉस लेके उस पीरियड तक बहुत अच्छा प्रॉफिट में आ गए। एंड ये अगर रिकवर हुआ तब का बता रहे हैं, अगर रिकवर नहीं हुआ तो क्या, रिकवर नहीं हुआ तो आप भूल जाइए कि आप ट्रेडिंग जो है वो कर पाएंगे नेक्स्ट मंथ से। क्यों? क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा। तो पैसा फंसना सबसे सबसे बेकार चीज़। एंड दूसरा चीज़ कि हमको लगता है कि स्टॉप लॉस ना लेने से हमको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं लेना चाहिए, बट लॉस लेना चाहिए। लॉस लेंगे तो आपका जो बाइंग होगा वो नीचे होगा, एंड नीचे जो बाइंग करेंगे आप, वो वापस जब कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे आप। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझने में, जैसे हमको अगर हम बताएं ना, स्टॉप लॉस लेने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, ठीक है। बट इस चीज़ को जब हम जब एक एहसास होता है ना, इस चीज़ का जब हमको एहसास हुआ था तो समझ आया था कि कितना बड़ा हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या टाइम मेरा जा रहा है इसमें, एंड दूसरा चीज़ कि हम इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना, ठीक है। चलिए, अब हमारा सातवां है ओवरलोडिंग इंडिकेटर्स। जैसे वो इंडिकेटर्स हैंडल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं एंड वो वर्क कर रहा है आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली लोग इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो वर्क नहीं करता है। तो आप कम से कम इंडिकेटर रखिए। एंड आपको बता रहे हैं, हम लगभग 50 से 100 इंडिकेटर्स का बैक टेस्टिंग कर चुके हैं। इस चैनल पे हम एक RSI का वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो स्ट्रैटेजी जो कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स है ना, वो सबसे बेटर रिजल्ट आपको ला के देता है, ठीक है। तो बस इसी रीज़न से, क्योंकि सिंपल जो एक दो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो रिजल्ट उनका अच्छा होता है, इसीलिए ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बाद में हमको समझ आया था, ठीक है। तो ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेड, तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमको ट्रेड करना नहीं है, एंड इसका सोल्यूशन फर्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा कि
साइकोलॉजी लोग करते हैं। साइकोलॉजी मेरे हिसाब से साइकोलॉजी बहुत कम मैटर करता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमारे पास बहुत अच्छा है ना, क्लियर स्ट्रैटेजी, तो उससे सब चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। कैसे? उससे आपका फोमो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगा। उससे आपका ट्रेंड के अगेंस्ट जाना ख़त्म हो जाएगा। तो फोमो और ओवर ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी का पार्ट लोग बोलते हैं, वो तो हमारा ख़त्म हो गया सिर्फ एक क्लियर स्ट्रैटेजी की मदद से। सोच के देखिए। तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रैटेजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मोर देन साइकोलॉजी, राइट। ठीक है। अब हमारा है लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। तो कुछ लोग रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उसको आप रिव्यू कर सकते हैं एंड उससे आपका इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, राइट। थोड़ा सा हम रिकॉर्ड्स कम रखते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रखे थे बट अब फिर से हम रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखते हैं। रीज़न ये है कि अब थोड़ा आदत हो गया है, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद रिकॉर्ड्स रखना बंद कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, सॉरी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस हम बोलेंगे कि कैंडल के लो के नीचे है, तो वो कैंडल के लो के जस्ट नीचे बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बफर रखना चाहिए हम लोग को, बफर रखने से अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत पहले पता चल गया था, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिस्टेक्स, राइट। तो अबैंडनिंग और स्ट्रैटेजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, RSI 50 फॉलो कर रहे हैं, अब वो कुछ समय तक काम नहीं कर रहा है। इसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल ये है ना कि आपको अगर स्ट्रैटेजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, अच्छा, तो भी आप उस स्ट्रैटेजी को अबैंडन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको हमको पता है कि 50 RSI मोमेंटम में अच्छा चलता है, साइडवेज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा, उतना ज़्यादा नहीं देगा। तो अगर हमको ये चीज़ पता ही नहीं है तो बोलेंगे हम कि निफ्टी में हमको अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है 50 RSI से, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग कम है, कंडीशंस के बारे में नहीं समझ आता, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ बोल देंगे एंड इस स्ट्रैटेजी को आप अबैंडन कर देंगे। जब ये वापस से मोमेंटम पकड़ेगा तो यही स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बट आपसे मिस हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है ना कि हम आपको बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी को अबैंडन नहीं करना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। हम आपको एक लॉजिकल सोल्यूशन बताते हैं। स्ट्रैटेजी को इतना डीपली अंडरस्टैंड कर लीजिए ना कि आप उसको अबैंडन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जब उसको आप डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप उसको अबैंडन नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में जो भी बन रहा है हम लोग लेके निकलेंगे, क्योंकि जब मोमेंटम स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन है, राइट। उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए आप स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हैं, तो 3-4% से ज़्यादा पर्टिकुलर एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। 20-25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपको होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक्स में आप 7-8% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो। एंड ETFs कर रहे हैं तो ETF में हमको 2-3 ETFs में भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ETFs में पहले से ही 50-50, 100-100 स्टॉक्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उसमें ऑटोमेटिकली है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट का हमारा सिस्टम है। एंड रिस्क पर ट्रेड एंड ऑल तो आपको पता ही होगा, 1%, 2%, 3%, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना चाहिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंस ये रखता है, बट हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट भी शॉर्टेड हो जाता है अगर हमारा पास क्लियर स्ट्रैटेजी है तो, ठीक है। तो सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट में यही 2-3 चीज़ें हैं। पर ट्रेड रिस्क फिक्स करके रखिए एंड स्टॉक्स कर रहे हैं शॉर्ट टर्म तो अच्छा खासा 7-8% का एलोकेशन रखिए एक स्टॉक में, उससे ज़्यादा नहीं। एंड अगर ETFs कर रहे हैं तो 2-3-4-5 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल 12 मिस्टेक्स जो हम लास्ट 4-5 साल के जो जर्नी है, मेरा ट्रेडिंग जर्नी है, इस जर्नी में हम 12 मिस्टेक्स किए हैं एंड इन मिस्टेक्स से सीखे हैं, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो में आपको काफ़ी वैल्यू मिला होगा। मेरे वीडियोस थोड़े से रॉ होते हैं, ज़्यादा एडिटेड नहीं होते हैं, बट रॉ वीडियोस आपको पसंद है तो बताइएगा कमेंट में। एंड आपको एडिटेड पसंद है तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा एडिट करने का, बट पर्सनली हमको एडिटेड नहीं पसंद है ज़्यादा, इसीलिए हम रॉ रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है हमारे कोर्स का, उसको इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको इक्विटी से रिलेटेड जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें इक्विटी में होती हैं, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। एंड इक्विटी में आपका जो जर्नी है वो सेट हो जाएगा एक तरीके से, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो। एंड कुछ नया चीज़ें आपको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नए लोगों के पास आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर या इन्वेस्टर जो है वो बन सकते हैं इस कोर्स के बाद, ठीक है। इसमें हम लोग
ETF का ट्रेडिंग सीखते हैं, ETF का सेक्टर रोटेशन सीखते हैं, ETF का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग सीखते हैं, मल्टी बैगर्स कैसे पकड़ना है वो सीखते हैं, ठीक है। तो टोटल एक कंप्लीट पैकेज ये होने वाला है इस कोर्स में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग दिवाली का कूपन यूज़ कर सकते हैं। ये कूपन कोड जो है वो दिवाली तक वैलिड रहेगा, एंड आप लोग उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट ज़रूर करके बता सकते हैं आप लोग कि इनसे, इस मिस्टेक्स से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं, ठीक है।